स्वागत है। और आइए आज का ये चित्रात्मक, आज का ये एक विशेष क्लास जो चित्रात्मक और केवल लाइव क्लास होगा, इसके माध्यम से आगे की ओर बढ़ा जाएगा। और आज खास करके उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, मतलब वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी व्यापक महत्व रखेंगे, और इनके साथ अपनी बातचीत की श्रृंखला को आगे की ओर बढ़ाएंगे और लगातार बातचीत करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। और आइए आज के इस महा एपिसोड की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिएगा, और जो मैं बोलता रहूंगा उसको आप भी लिखते रहिएगा, कमेंट करेंगे, चीजें बेहतर समझ में आएंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोबारा रिवीजन कर लीजिएगा, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी पर छोड़ दीजिएगा, बाकी जो होगा सब ईश्वर जानेगा। चलिए आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आप मैक्सिमम के कमेंट्स आने शुरू हो गए, और आप सभी लोग एक तरफ से, आप सभी लोगों का कमेंट्स आ रहा है और सभी लोग लिख रहे हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग, और आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी लोगों को शुभ संध्या। चलिए तो आइए फिर आज की शुरुआत डसने से करते हैं, और डसने को लेकर के यहां से आज की ये क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। और यहां से कुछ महत्वपूर्ण से पॉइंट्स, जहां से मतलब अब सांप से कहीं से कुछ भी क्वेश्चन बने, पहले फॉर्मेट में इसको हम लोग क्लियर करके ही आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और आप मैक्सिमम का कमेंट्स आ रहा है। चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। देखिए, सबसे पहले नंबर पर लिया गया है क्या? सांप। और अगर मैं सांप की बात करता हूं तो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है कि सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। क्या है? तो आप याद रखिएगा कि सांप सरीसृप प्रजाति का जीव है। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट टॉल्क है, और अगर मैं आपसे बात करूं कि सरीसृप प्रजाति के जीव का क्या मतलब होता है, ऐसे जीव जो सरक कर चलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे जीव जो सरक कर चलते हैं। तो सरक कर चलने वाले जीवों को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सरक कर चलने वाले जीवों को हम लोग सरीसृप प्रजाति का जीव बोलते हैं। और सांप सरक करके चलता है, इसलिए सांप को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? कमेंट लिखते रहिएगा, कमेंट लिखते रहिएगा। इसलिए हम लोग सांप को क्या बोलते हैं? सांप को सरीसृप प्रजाति का जीव बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपके मस्तिष्क से एक कंफ्यूजन में निकालना चाहता हूं। बहुत सारे लोग घरेलू तौर पर आपसे प्रयोग करते हैं कि मैंने 100 साल पुराना सांप देखा, मैंने इतना साल पुराना सांप देखा। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी जो औसत आयु होती है वो आप याद रखिएगा। ये जान करके आपको आश्चर्य होगा कि ये 10 से 12 वर्ष होती है। बोले कितना? तो इनकी जो औसत आयु होती है वो कितना होती है? तो इनकी औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। और आप याद रखिएगा, आप में से यदि कोई कहेगा कि सांप के यहां इस वाले भाग पर अगर ऐसे त्रिशूल की नुमा आकृति और इनके शरीर पर जो बाल होते हैं, वो जो नर सांप होते हैं, नर सांप के शरीर पर 8 वर्ष पर बाल आने लगते हैं। और ये ऑनलाइन 2021 वाले में कई बार घुमा करके पूछा था, ये आप कंसंट्रेट करके रखिएगा। तो 8 वर्ष तक नर सांप के शरीर पर, नर सांप के शरीर पर बाल आने लगते हैं। आप याद रखिएगा, बाल आने लगते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि सांप के शरीर पर बाल किस वर्ष से आना प्रारंभ होते हैं? 8 वर्ष से आना प्रारंभ होते हैं, और ये बाकी के ये 10 से 12 साल तक एकदम पूरी परिपक्व घने बाल इनके शरीर पर आ जाते हैं। ये एकदम माइंड में अच्छे से बैठा करके रखिएगा। बोलिए क्लियर हो रहा ना? बोलिए, जवाब देते चले जाइएगा। बोलिए क्लियर हो रहा? दूसरी बात आप देखिए,
सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं। ये न जाने अनगिनत बार, आप याद रखिएगा, 2 खोखले दांत पाए जाते हैं और आप याद रखिएगा अनगिनत बार पूछा हुआ है। और अगर हम सांप के इन दांत की अगर मैं बात करता हूं जो इस तरीके से निकला हुआ होता है, तो ये 2 खोखले दांत होते हैं। और आप याद रखिएगा सांप अपने दांत का प्रयोग भोजन करने के लिए नहीं करता है, बल्कि सांप अपने दांत का प्रयोग दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। तो अगली बात आप याद रखिएगा कि सांप अपने दांत का प्रयोग, सांप अपने दांत का प्रयोग दूसरों तक, याद रखिएगा दूसरों तक जहर पहुंचाने में करता है। ये एकदम अच्छे से ये याद रखिएगा, ये इसके दांत की विशेषता हो गई। यहां तक हमने जो कुछ भी जाना वो सांप के दांत के बारे में जाना। तीसरी आगे की ओर बढ़ते हैं। आप याद रखिएगा सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। तो अब अगर आपने कहा कि सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या सांप को सुनाई नहीं देता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। आप याद रखिएगा सांप के कान नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सांप सुनता है। और वो सुनता कैसे है, ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आप याद रखिएगा कि सांप कंपन को महसूस करता है। और आप याद रखिएगा सांप कंपन को महसूस करता है और ध्वनि के प्रति, आप याद रखिएगा, और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है। आप याद रखिएगा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है, ये आप याद रखिएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि सांप के कान पाए जाते हैं तो नहीं, सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। और सांप कंपन को महसूस करता है, सांप कंपन को सुनता है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपसे करूं तो आप एक बात और याद रखिएगा कि सांप के शरीर पर सर्वाधिक कंपन उसकी त्वचा पर होता है। आप याद रखिएगा कि सर्वाधिक कंपन, अगर मैं बात करूं आपसे, तो सर्वाधिक कंपन शरीर के निचली त्वचा पर, आप याद रखिएगा निचली त्वचा पर होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और आप याद रखिएगा ये कक्षा 11 की एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है और ये ऑनलाइन वाले में आपसे उन्होंने पूछ रखा है। आप इसको याद रखिएगा कहां, तो सर्वाधिक कंपन शरीर का जो निचला हिस्सा, या दूसरे और सरल शब्दों में लिख दूं, जो जमीन से, कहां, जो जमीन से सटा होता है, जो जमीन से सटा होता है उसमें सर्वाधिक कंपन होता है। ये आप याद रखिएगा। तो ये आपका एक दूसरा अदर आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूं, लेकिन 2 शब्द आप लिखते रहिएगा। चीजें अच्छे से क्लियर हो रही कि नहीं, आप 2 शब्द जरूर लिखते रहिएगा। 2 शब्द अगर आप लिखेंगे तो ये चीजें मुझे मोटिवेट करती रहेंगी। चलिए, बिल्कुल, यस यस यस। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चले आगे की ओर। हो गया। आइए देखिए आगे आपसे क्या कह रहा है, सुनिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। आइए इसी में कुछ चीजें मैं और आपको लिखता हूं। देखिए, जब बात आएगी सांप की, तो आप याद रखिएगा कि सांप की एक बनाई जाती है क्या, रंगोली। और जो सांप की रंगोली बनाई जाती है इसको हम लोग बोलते हैं नाग गुम्फन बोलते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, नाग गुम्फन बोलते हैं। और आपसे ऑनलाइन वाले में कई बार ये पूछा कि ये जो सांप की रंगोली है ये कहां पर बनाई जाती है, तो आप याद रखिएगा कि सौराष्ट्र क्षेत्र में बनाई जाती है। और अगर आपसे राज्य पूछ देगा तो सौराष्ट्र क्षेत्र आपका कहां पर मौजूद है, तो सौराष्ट्र क्षेत्र मौजूद है गुजरात में। ये एकदम माइंड में कंसंट्रेट रखिएगा, ये माइंड में आपके बैठा हुआ होना चाहिए। बोलिए हाँ। चलिए, बिल्कुल। अभी हम बताते हैं कि साइलेंट किलर कौन सा सांप होता है। आज सांप और जैसे इसमें और भी चीजें अब मैंने लिया हुआ है, जैसे गिद्ध चीलबाज है और केचुआ हो गया, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप बस धैर्य बनाए रखिएगा। आज की क्लास कम से कम 4 क्वेश्चन फिक्स कर देगी अगर आप कंसंट्रेट होकर के अगर इसको क्लास को सही से करेंगे तो। क्योंकि आप जानते हैं ये क्लास बाद में नहीं मिलेगी। मैंने पहले दिन कहा था, आज शुरुआत में कहा हूं, मैं फिर से आपके बीच द्वारा
करा रहा हूं। चलिए इसके बाद आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहे कि सांप पर नियंत्रण अगर कैसे पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि यह बीन के माध्यम से पाया जाता है। और बीन क्या होता है, तो आप याद रखिएगा यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जब बात आएगी बीन की, तो एक प्रश्न आपसे पूछता है कि यह कैसे बनाया जाता है, तो आप याद रखिएगा यह बनाया जाता है सूखी लौकी से। यह किया जाता है क्या, तो यह सूखी लौकी से यह किया जाता है निर्मित। बोले क्लियर हुआ। अब देखिए, और अगर आपसे कहा जाए कि सांप के काटने की दवा, तो आप याद रखिएगा कि जो सांप के काटने की जो दवा होती है, ये आप याद रखिएगा ये दवा यह सांप के जहर से बनाई जाती है। किससे, तो ये सांप के जहर से निर्मित होती है। और आप याद रखिएगा इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा दवा का नाम क्या है, यह भी आपसे ऑनलाइन वाले में पूछा हुआ है। और आप याद रखिएगा कि सांप की जो काटने की जो जहर होती है, वो उस जहर को के लिए जो दवा बनाया जाता है उसका नाम है क्या, सीरम। बोलिए, मैक्सिमम जवाब देते रहिए, उसका क्या नाम है। तो आप सभी एक सिरे से जवाब दे रहे हैं, लेकिन देखिए आपका कमेंट बहुत स्लो आ रहा है, आपका कमेंट बहुत स्लो आ रहा है। हम इतने से संतुष्ट नहीं है, हम इतने से संतुष्ट नहीं है। आप इस बात को याद रखिएगा। बोलिए ना 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 ना, इसी स्पीड से काम नहीं होगा। दूसरी बात आप क्या याद रखिएगा, सुनिए, अगर मैं आपसे बात करूं सांप की, तो सांप के दांत तो पाए जाते हैं, लेकिन वो अपना भोजन निगल करके करता है। आप याद रखिएगा, सांप के दांत तो पाए जाते हैं, दांत तो पाए जाते हैं, लेकिन वह भोजन निगल कर करता है। आप याद रखिएगा, निगल कर करता है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड का मैं एक आपको पॉइंट्स देने जा रहा हूं, जो 2021 में टकरा गया था, सामान्य तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ऑक्सफोर्ड का पॉइंट क्या कि आपसे प्रश्न पूछा था कि सांप के भोजन में क्या सहायक होता है, सांप के भोजन पाचन में, कह रहा सांप के भोजन पाचन में क्या सहायक होता है। और आपने में से बहुत सारे लोगों ने जल, नरम भोजन, इस तरीके से नरम मांस, अलग अलग चीजें थी और लगा दिया, एकदम माथा ठनक गया सबका। ऐसी कोई बात नहीं है लल्ला, आप सही लगा करके आना। सांप के भोजन पाचन में सबसे सहायक होता है क्या, तापमान। अब आप कहोगे कि सर ये तापमान कैसे, सुनिए कान खोल करके। तापमान, सांप के शरीर का तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सांप के भोजन पाचन की क्षमता भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और ठंडी के मौसम में सांप को भोजन पचाने में देरी होती है, और एक सांप एक भोजन को पचाने में 30-30 दिन तक का समय ले लेता है। आप ये बात याद रखिएगा। और गर्मियों में महज कुछ घंटे ही केवल लगते हैं, और सांप अपने भोजन को आसानी से क्या करता है, पचा जाता है। अब बात आई है जब सांप की, तो भारत में 4 तरह के, याद रखिएगा, भारत में 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। भारत में 4 तरह के जहरीले सांप। अब वो 4 तरह के कौन कौन से होते हैं, ऑनलाइन वाले में उनसे भी अंदर से टच करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया था। तो आइए अब उस पर डिस्कस करते हैं। एक बार और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब चलेंगे आगे की ओर। एक बार और स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। और आइएगा, लेते हैं सेशन का नेक्स्ट अगला। अब देखिए, मैंने कहा कि 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। आप याद रखिएगा, पहला जहरीला सांप, मैं क्या बात कर रहा हूं, भारत का पहला, आप याद रखिएगा, भारत का पहला जहरीला सांप। अब अगर आप एनसीईआरटी या सामान्य तरीके से अगर आप कहीं पर पढ़ोगे, तो यहां केवल इतनी बात आपको मिलेगी कि भारत में 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, नाक, करैत, अफाई, दुबैया। लेकिन 21 वाले में क्वेश्चन अंदर से उन्होंने पूछ दिया, तो इसमें आपकी क्या गलती थी, कमेंट करते रहिएगा। हाँ चलिए, तो अब आइए देखिए, अब और थोड़ा सा तांडव करते हैं। आप बढ़ते रहिए आगे और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते रहिएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए देखिए क्या
ये जो नाग है, इसका सबसे पहले भारत का पहला जहरीला सांप मैंने लिखा। दूसरा याद रखिएगा, इसका प्रश्न पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम आप बताओगे किंग कोबरा। क्या बोलोगे आप? याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं किंग कोबरा। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रखिएगा, अगर कहा जाए सबसे घातक, भारत का सबसे, अगर प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे जहरीला सांप बताइए, तो भारत का जो सबसे जहरीला सांप होता है उसको हम लोग बोलते हैं किंग कोबरा बोलते हैं या नाग बोलते हैं। अब आप में से कोई ये मत कह दीजिएगा कि सर नाग से ज्यादा जहरीली नागिन होती है। बात अभी फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सबसे ज्यादा जहरीला कौन होता है? नाग होते हैं। आगे आइएगा, देखिए किंग कोबरा या नाग, आप याद रखिएगा सांप की एकमात्र प्रजाति, आप याद रखिएगा सांप की एकमात्र प्रजाति जो बच्चे, मतलब जो बच्चे पालने के लिए, आपसे प्रश्न पूछेगा, जो बच्चे पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था करती है, तो घोंसले की व्यवस्था करने वाला आप याद रखिएगा ये किंग कोबरा, ये एकमात्र आपका क्या है? ये सांपों की प्रजाति है। दूसरी बात आप याद रखिएगा, ये जो आप याद रखिएगा कि जन्म देने के पश्चात अपने बच्चे को खा जाती है, और ये एकमात्र सांपों की प्रजाति है। इसी के कारण पूरे सांप की प्रजाति बदनाम है कि सांप अपने बच्चे को जन्म देने के बाद खा जाती है। ये इस तरीके का स्टेटमेंट बहुत ज्यादा प्रचलन में है, लेकिन आप याद रखिएगा नहीं, ये किंग कोबरा एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो जन्म देने के बाद अपने बच्चों को खाती है। ये आप एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बोले क्लियर हो रहा है ना? हाँ, क्वीन कोबरी, अच्छा आप लोग मजा भी लेते रहते हैं क्या? चलिए देखिए, इसका मतलब नहीं, आप जस्ट एंजॉय। अब आगे आइए, अगर मैं किंग कोबरा की बात करता हूं तो एक यही आप याद रखिएगा, इसके काटने के बाद, आप याद रखिएगा इसके काटने के पश्चात, आप याद रखिएगा पश्चात शरीर में जल की कमी होने लगती है, और शरीर में जल की कमी होने के कारण आप याद रखिएगा आंख वगैरह चढ़ने लगते हैं और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और इसी में कहा जाता है कि अगर नाग किसी को काट दे तो इसका डसा हुआ लोग पानी नहीं मांगते हैं, तो जो कहा जाता है कि इसका डसा हुआ लोग पानी नहीं मांगते हैं, वो नाग के बारे में कहा जाता है। अब ले लीजिए नाग का स्क्रीनशॉट और चलेंगे आगे की ओर, और आइएगा अगले क्रम पर आएंगे, और देखिए सेकंड आपके बीच में क्या आ गया, और आ गया करैत। देखिए जब हम करैत की बात करते हैं, करैत, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि रेगिस्तानी सांप का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा रेगिस्तानी सांप का नाम है क्या? करैत। और आप याद रखिएगा अगर हम करैत की बात करते हैं तो करैत आप याद रखिएगा इसकी जो जिह्वा होती है, इसकी जो जिह्वा होती है वो पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। और इसका परिणाम क्या निकलता है? तो आप याद रखिएगा इसके काटने पर पता नहीं चलता है। आप याद रखिएगा इसके काटने पर पता नहीं चलता है, और इसका परिणाम यह होता है, आप याद रखिएगा इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति आप याद रखिएगा छटपटा करके मर जाता है। यह विशेषता पाई जाती है किसकी? करैत की पाई जाती है। अगर आपसे कहा जाएगा तो ये करैत 2 जगहों पर सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये अगर आपसे कहा जाए भारत में ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं, तो 2 राज्यों में पाए जाते हैं। एक तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह आंशिक रूप से महाराष्ट्र में भी पाए जाते हैं। आप इसको याद रखिएगा। यह कहानी है किसकी? यह कहानी है करैत की। बोलिए, माइंड में कंसंट्रेट होता चला जा रहा है ना, तो आप यहां पर याद रखिएगा यह आपका कौन हो गया? करैत हो गया।
चलिए सांप अंडा देते हैं भाई, कोई पूछ रहा है। चलिए आगे आइए, अब आएगा अफाई। ये आ गया अफाई। आप याद रखिएगा, ये अगर हम अफाई की बात करते हैं तो आप याद रखिएगा कि ये पर्यावरण के रंग का होता है। क्या? यह पर्यावरण के रंग का होता है, सबसे पहली बात याद रखिएगा। और सर्वाधिक पूरे भारत में, अगर आपसे कहा जाए कि पूरे भारत में पाया जाता है कौन सा सांप, तो आप याद रखिएगा कि ये पाया जाता है आपका ये कौन सा? अफाई। और आप याद रखिएगा, अगर कहा जाए कि साइलेंट किलर किसको कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा साइलेंट किलर कहा जाता है अफाई को। और आप याद रखिएगा अफाई से सामना, आप याद रखिएगा अफाई से सामना केवल रात में होता है। क्यों? क्योंकि ये रात्रिचर होता है। और यही आपसे ऑनलाइन 2021 वाले में इसने पूछा हुआ था कि ये कैसा जीव है, और आप याद रखिएगा अफाई एक रात्रिचर जीव है। ये इसके जीवन का ये रिकॉर्ड है, अगर इसको छेड़ा नहीं जाए तो ये दिन में कभी भी शिकार नहीं करता है, ये रात्रिचर है। हाँ, अब ये मत सोचिएगा कि दिन में इसको पकड़ करके माला पहन लेंगे और कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये स्वयं से शिकार करने के लिए रात के अंधेरे में निकलता है। और यही आपसे ऑनलाइन वाले एग्जाम में ये पूछा हुआ था। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और चलेंगे आगे की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले, चलेंगे आगे की ओर। और आइएगा सेशन का क्वेश्चन, मतलब आगे की ओर बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं लास्ट आपसे दुबैया। क्या बात है! देखिए, एक तो इसको हम लोग दुबैया बोलते हैं, दूसरी बात आप याद रखिएगा इसको इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दो मुहा सांप बोलते हैं। क्या? दो मुहा सांप बोलते हैं। अब दो मुहा सांप की जब हम आपसे बात करते हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जहर के मामले में ये नाग से कम होता है, लेकिन सभी प्रकार के सांपों में सबसे कम समय में मृत्यु के लिए जिम्मेदार कौन होता है? दुबैया। तो आप याद रखिएगा सबसे कम समय में मृत्यु, तो आप याद रखिएगा वो किसके कारण होता है? दुबैया के कारण होता है। और काट कर पलटने, अगर आपसे कहा जाए काट कर पलटने वाला जीव कौन सा होता है, तो आप याद रखिएगा काट कर पलटने वाला जीव होता है आपका दुबैया। देखिए करते क्या है, जैसे इनका ये तस्तरी नुमा, कुछ इस प्रकार से तस्तरी नुमा होता है, इनकी जिह्वा से जीभ ये जुड़ा होता है और इसमें जहर ऐसे आकर के ऐसे भरता रहता है। अब देखिए सांप अगर सामान्य तरीके से काटेगा तो सामान्य जहर ऐसे छलक के जाता है, ये क्या करते हैं, ये काटते हैं और काटने के बाद पलट जाते हैं, ऐसे तस्तरी नुमा जो जहर ऐसे पूरा इतना भरा हुआ है ये सामने वाले में पलट जाता है, इसलिए सबसे कम समय में मृत्यु होती है। और अगर कहा जाए कि किसके काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होता है, किसके काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होता है, तो आप याद रखिएगा उस जीव का क्या नाम है या उस सांप का क्या नाम है? दुबैया। अब आप यहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए और चलेंगे आगे की ओर। ये हो गया आपका क्या? दुबैया। अब आइए एक बात और मैं बात कर रहा हूं, ये देखिए क्या है आपके सामने, ये आ गया। अच्छा, अब ये और कुछ मत बोलिएगा, कालबेलिया के संदर्भ में ही केवल हमें बात करना है आपसे, किसके बारे में? कालबेलिया। और अगर मैं कालबेलिया की बात करता हूं तो इसी को बोलते हो क्या? नागिन डांस। अब कोई ये नहीं कहेगा कि नाग डांस नहीं होता है। क्या नाम नागिन डांस है, और नाग नागिन दोनों, नाग नागिन का मतलब पुरुष महिला दोनों करते हैं। आप इस बात को माइंड में कंसंट्रेट करिएगा, मतलब इसका लैंगिक रूढ़िवादिता से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा कमेंट करिए, चीजें समझ में तो आ रही है ना? मैंने इतना मेहनत किया, आपको चीजें समझ में तो आ रही ना? अच्छा चलिए एक बात और, आप एक बात याद रखिएगा,
अगर आप थोड़ा सा शेयर करते हैं और अगर ये संख्या 10 के अगर आज हमारी पहुंचेगी, ये आपका ये लाइव रहेगा, नहीं तो ये केवल वनली लाइव होगा। और मैंने मेहनत किया, मैं मेहनत कर रहा हूं, ये मेरा राइट भी है और आप इसे मुंह भी नहीं मोड़ सकते। और निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, संगम की धरती से एक आशीर्वाद, इस पसीने का कम से कम लाज रखिए। एक शेयर अगर आप कर देंगे, ये संख्या जस्ट डबल हो जाएगी। और ये मतलब देखते देखते मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं और आप सभी लोग एक शेयर जरूर करेंगे और एक शेयर करके आएंगे। चलिए बिल्कुल, और आप मैक्सिमम का कमेंट्स आना चाहिए बिल्कुल, और करने भी लगे हैं। चलिए मैं 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, एक बार, हाँ बिल्कुल। तो चलिए सभी लोग एक बार एक शेयर तो कर ही सकते हो भाई। इतना तो मतलब इतना तो मेरे रिस्पेक्ट के कारण कर दोगे, ये मुझको पता है, बस केवल कहने की केवल बात होती है। ठीक है, चलिए यस। चलिए, कालबेलिया डांस मुझे भी आता है, क्या बात है। ठीक है, चलिए तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। सुनिए, अगर हम कालबेलिया की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं नागिन डांस, और ये सबसे ज्यादा इसका प्रचलन कहां पर है? राजस्थान में। लेकिन ऑनलाइन वाले एग्जाम में खेला कर दिया, उन्होंने कहा कालबेलिया डांस का प्रचलन कहां पर है, और ऑप्शन में उन्होंने राजस्थान रखा ही नहीं। तो आप सेकंड नंबर पर याद रखिएगा गुजरात, ये इसका दूसरा सर्वाधिक प्रचलन कालबेलिया का कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात के लोग ही, अभी मैंने आपको बताया था नाग गुम्फन के बारे में, आप याद रखिएगा। नाग गुम्फन जो हम बोलते हैं, क्या हम इसको बोलते हैं? सांपों की रंगोली। तो आप याद रखिएगा, ये जो सांपों की रंगोली होती है, ये आप याद रखिएगा, इसको गुजरात में बनाया जाता है। बाकी कालबेलिया आप याद रखिएगा। देखिए, अब मुझे उम्मीद है ये आप कभी नहीं भूलेंगे, इस तरीके से इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। बोलिए बोलिए, चीजें क्लियर हो रही है ना? बोलिए, क्लियर हो रही है? यस। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। यस, हाँ चलिए कोई बात नहीं, आइए आइए अब आगे की ओर चलते हैं। तो ये कालबेलिया, मैंने बोला नागिन डांस, कहां? राजस्थान। लेकिन अगर ऑप्शन में राजस्थान न हो तो हम लोग कहां पर लगाएंगे? गुजरात लगाएंगे। और गुजरात से स्पेशल क्वेश्चन पूछता है नाग गुम्फन। और नाग गुम्फन क्या? सांपों की जो रंगोली होती है, इसको हम लोग नाग गुम्फन के नाम से जानते हैं, आप अच्छे से याद रखिएगा। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और देखिएगा, यहां से हम आपसे बात करते हैं क्या? केचुआ के बारे में बात करते हैं, और ये एक नंबर के लिए फिक्स होता है, आप याद रखिएगा। हम बात करें आपसे केचुआ की, और केचुआ एक नंबर के लिए आपके एग्जाम में फिक्स है। कैसे? सुनिएगा, जब हम आपसे बात करते हैं केचुआ की, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, इसकी औसत आयु पूछता है। ये कई बार रिपीट किया हुआ है, और जब आपसे पूछेगा इसकी औसत आयु, तो आप याद रखिएगा 8 वर्ष। बोलो कितना? तो आप बोलोगे कि इसकी औसत आयु होती है कितना? 8 वर्ष। ये देख करके ऐसे मत समझिएगा कि ये तुरंत मर जाता है, लगभग ये 8 वर्ष तक जिंदा रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे क्या पूछ रहा है कि इसकी औसत लंबाई, तो आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी औसत लंबाई। और इसकी औसत लंबाई कितना होता है? तो आप याद रखिएगा 14 इंच होता है। एकदम माइंड एकदम कंसंट्रेट करके ये आप माइंड में बैठाए रखिएगा कि केचुआ की औसत लंबाई कितना होती है? केचुआ की औसत लंबाई होती है 14 इंच। तीसरी बात, जब हम बात करेंगे केचुआ की, तो आप याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इसको हम लोग बोलते हैं किसानों का मित्र बोलते हैं। अभी ऑनलाइन वाले में एक खतरनाक क्वेश्चन आया था, अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि केचुआ को किसानों का क्या बोलते हैं? मित्र। क्यों? याद रखिएगा, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। आप याद रखिएगा, ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, और भुरभुरा बनाने के साथ साथ इससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह क्या होता है? तो आप याद रखिएगा, इससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह, मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, और इससे मृदा क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। दूसरी बात आप क्या याद रखेगा, अगर मैं आपसे बात करूं ऑनलाइन 2021 में क्या पूछा हुआ था, तो आप एक बात याद रखिएगा, केचुआ को शामिल किया गया है किसमें? अपघटक श्रेणी में शामिल किया गया है। और आप याद रखिएगा, खरपतवार, क्या कह रहा है? खरपतवार
खरपतवार नष्ट करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है, आप याद रखिएगा ये। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ऑनलाइन वाले में ही पूछा था, इसका सामान्य रंग पूछा था, तो आप याद रखिएगा इसका जो सामान्य रंग होता है वो कैसा होता है, तो आप जवाब दोगे इसका सामान्य रंग होता है भूरा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इसका सामान्य रंग कैसा हो गया, इसका सामान्य रंग भूरा होता है। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, चलेंगे आगे की ओर। और आइएगा सेशन का लेते हैं अगला टॉपिक और देखिएगा आपसे नेक्स्ट क्या कह रहा है, डॉल्फिन। सुनिए इंपॉर्टेंट है। और डॉल्फिन की अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये मैं अगर आपसे डॉल्फिन की बात करता हूं तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि यह एक जलीय जीव है। क्या है, तो आपको याद रखना यह एक जलीय जीव है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी बात अगर मैं आपसे एक बात करूं तो आप याद रखिएगा डॉल्फिन की, तो ये आप याद रखिएगा कि ये सबसे बुद्धिमान, अगर आपसे कहा जाए सबसे बुद्धिमान जलीय जीव, तो आप याद रखिएगा सबसे बुद्धिमान जलीय जीव का क्या नाम है, तो सबसे बुद्धिमान जलीय जीव का नाम है डॉल्फिन। आप याद रखिएगा कि अलग अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीव का क्या नाम है, तो अलग अलग भाषा बोलने वाले जलीय जीव का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा डॉल्फिन। इसके अलावा मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जलीय जीव का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जलीय जीव का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जलीय जीव का नाम है डॉल्फिन। इसके बाद आप और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, क्या भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। आप इसको याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव उसका क्या नाम है, तो आप बताओगे कि ये डॉल्फिन। और कौन सी डॉल्फिन, तो आप याद रखिएगा अंधी डॉल्फिन इसका नाम है, और अंधी डॉल्फिन नाम है। और आप याद रखिएगा इसको हम लोग सूसू के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि ये भारत में कहां पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा भारत में ये पाई जाती है गंगा नदी में। और गंगा नदी में कहां से कहां तक, तो आप याद रखिएगा यह प्रयागराज से लेकर के हल्दिया के मध्य, पश्चिम बंगाल हल्दिया के मध्य पाई जाती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये चीजें आपसे डॉल्फिन से रिलेटेड कुछ भी पूछी जा सकती है, और कहीं से भी पूछती है आप चुटकी बजा करके उसका राइट जवाब दे सकते हैं। तो डॉल्फिन के बारे में कोई भी जानकारी आप चुटकियों में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। हो गया। तो ये आपने डॉल्फिन के बारे में जाना कि ये जलीय जीव है, सबसे बुद्धिमान जीव है, अलग अलग भाषा बोलने वाली जलीय जीव है, भारत में गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया के बीच पाई जाती है। और याद रखिएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है अंधी डॉल्फिन सूसू, और मनुष्यों से दोस्ती करने वाले जीव का क्या नाम है, तो आप याद रखिएगा कि ये डॉल्फिन नाम है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। एक लास्ट ऑनलाइन 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गंगा नदी पर डॉल्फिन का संरक्षण कहां किया गया है, तो जगह बचा है, हां बचा है भाई। सुनिए, अगर हम आपसे बात करते हैं तो कछुआ, अब देखिए आप प्रश्न ये कहेंगे कि जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न, आउट ऑफ सिलेबस 21 में नहीं पूछा था, उसने इन्हीं चीजों को थोड़ा सा विस्तार करके पूछा था, एनसीईआरटी के बाहर जाकर के पूछा था। और आप घबराना मत, जाने नहीं देंगे। क्या करा, कछुआ वन्य जीव विहार। अगर मैं
इसकी बात करता हूं तो यहीं पर किया गया संरक्षण किसका? डॉल्फिन का। और ये कहां पर है? कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में मौजूद है। कौन कौन सा जीव संरक्षण किया गया है? आप बताओगे कि कछुआ का संरक्षण हुआ है और यहां पर किसका? डॉल्फिन का संरक्षण किया गया है, ये याद रखिएगा। और सबसे अगर आप कठिन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यही बात आप रख लेना, एक नंबर का क्वेश्चन आपसे टकरा जाएगा, आप इसको याद रखना। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी और यहीं पर डॉल्फिन का किया गया है क्या? संरक्षण। 3 क्वेश्चन आया था जो संरक्षण को लेकर के, एक कछुआ का संरक्षण आपके सॉरी डॉल्फिन का संरक्षण कछुआ वन्यजीव विहार, और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि एक अब मैंने आपको राजस्थान में बताया था और एक उत्तराखंड में बाघ को लेकर के, और ये 3 चीजें आप रख लीजिएगा। कहीं से भी एक नंबर का क्वेश्चन वो टच करेंगे और आप चुटकी बजा करके आप इसका जवाब देना। बोलो क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, आइए आगे की ओर ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आइए आगे की ओर और देखिएगा ब्लू व्हेल क्या बात है। आइए देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपसे बात करें कि इस धरती का सबसे बड़ा जीव, चाहे स्थल चाहे जल, भाई केवल स्थल आएगा तो हाथी होगा, लेकिन पूरे पृथ्वी की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा सबसे पहला पॉइंट की पृथ्वी का सबसे भारी जीव, तो पृथ्वी के सबसे भारी जीव का की अगर हम आपसे बात करते हैं तो पृथ्वी का सबसे भारी जीव जो है उसका नाम है ब्लू व्हेल। क्या? नीली व्हेल। इसके बाद सबसे घातक, अगर आपसे कहेगा कि सबसे घातक जलीय शिकारी का नाम बताइए तो आप बताना सबसे घातक जलीय शिकारी कौन है? आप बताओगे सबसे घातक जलीय शिकारी का नाम है ब्लू व्हेल। क्या नाम है? ब्लू व्हेल। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी औसत आयु क्या होती है और आप लल्ला तुरंत जवाब देना कि इसकी औसत आयु होता है कितना, तो आप याद रखिएगा 90 वर्ष होता है। कितना? 90 वर्ष होता है। लेकिन ऑनलाइन वाले में एक और खतरनाक क्वेश्चन पूछा था। एक जीव है जिसका नाम आपने सुना होगा बर्नाल्ट। अभी मैं इस पर डिस्कस करता हूं, दिमाग लगाते रहिए। बर्नाल्ट क्या है मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन कमेंट करते रहिएगा, चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही कि नहीं, क्योंकि देखिए चीजें बाद में आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होगा मुझे नहीं पता है। अभी आप अच्छे से अपना मैटर तैयार रखो, बस सुनिए। हाँ, तो अगर हम आपसे बात करें इनके सांस लेने की तो आप याद रखिएगा फेफड़े द्वारा सांस लेती है। और आप याद रखिएगा कि मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया कि सबसे घातक जलीय शिकारी, तो आप याद रखिएगा कि समुद्र में सबसे ज्यादा शिकार कौन करता है, तो आप याद रखिएगा समुद्र में सबसे ज्यादा जो शिकार करती है वो आप याद रखिएगा उसका नाम है ब्लू व्हेल। और ब्लू व्हेल की विशेषता ये है कि ये कई मतलब आप याद रखिएगा 100 मीटर बड़े पानी वाले जहाज को ये अपने से पलट देती है। इतना भारी और इतना ज्यादा क्या होता है, आप याद रखिएगा कि ये इतना ज्यादा घातक होती है। लेकिन अगली बात याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि सर्वाधिक संख्या में कहां पाई जाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सर्वाधिक संख्या में कहां पाई जाती है, तो आप याद रखिएगा कि यह सर्वाधिक संख्या में, आप याद रखिएगा यह सर्वाधिक संख्या में प्रशांत महासागर। कहां? तो आप याद रखें सर्वाधिक संख्या में यह प्रशांत महासागर में पाई जाती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये सबसे, हालांकि पाई तो पूरे समुद्र में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा ये कहां पर पाई जाती है, तो ये सबसे ज्यादा ये आपका पाई जाती है कहां? प्रशांत महासागर। अब आया बर्नाल्ट। आप याद रखिएगा इसके सिर पर चिपका रहता है। क्या? आप याद रखिएगा इसके सिर पर चिपका रहता है। और आप याद रखिएगा और इसके शिकार से भोजन
प्राप्त करता है। जब ये आप यार किसी का शिकार करते हैं तो आप देखिए ये करते क्या है, ये तेज गति से समुद्र में आते हैं और ऐसे मुंह खोले हुए आते हैं और ये शिकार करते हैं। तो जो मांस का टुकड़ा टूट टूट करके जो ऊपर की ओर उड़ता है तो ये यहीं पर ऐसे चिपके होते हैं। कभी आपने वीडियो देखा होगा कि कभी अगर व्हेल समुद्र में ऊपर आकर के ऐसे पलटी मारती है तो छोटे छोटे जीव देखा होगा ढेर सारे उड़ते हुए नजर आएंगे और ये जैसे बैठती है तुरंत वो जल के अंदर चले जाते हैं, वही होते हैं बर्नाल्ट। और याद रखिएगा कह रहा कि बर्नाल्ट किसके सिर पर चिपका होता है या बर्नाल्ट किसके शरीर पर चिपके हुए मिलते हैं, तो आप याद रखिएगा कि बर्नाल्ट नीली व्हेल के शरीर पर चिपके हुए मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इसको एकदम अच्छे से माइंड में कंसंट्रेट कर लेना। बोलिए क्लियर हो गया ना? हाँ बोलिए क्लियर हो रहा ना? यस 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 यस। तो आप याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 वाले में तो ये कई बार आपको कंफ्यूज किया था। तो अगर आप इतने पॉइंट्स को आप क्लिक कर लेते हैं आपसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर और आइएगा सेशन का अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। और देखिएगा अगला क्या कह रहा, मकड़ी 1 नंबर का फिक्स जीव है। आप याद रखिएगा सबसे पहली बात आपको क्या याद रखना है मकड़ी में, आप याद रखिएगा कि यह कीट वर्ग का क्या होती है, तो आप याद रखिएगा यह कीट वर्ग का अपवाद होती है। क्या मानी जाती है, तो आप याद रखिएगा यह कीट वर्ग का अपवाद होती है। क्यों होती है, आप याद रखिएगा सामान्य कीट के, अगर मैं आपसे बात करता हूं सामान्य कीट के 6 पैर होते हैं। क्या? सामान्य कीट के 6 पैर। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसका, मकड़ी का, तो मकड़ी के 8 पैर होते हैं और इसी के कारण यह कीट वर्ग का क्या मानी जाती है, यह कीट वर्ग का अपवाद मानी जाती है। दूसरी बात आप क्या याद रखिएगा, यह एक सामाजिक जीव, यह एक सामाजिक जीव नहीं मानी जाती है। आप इसको याद रखिएगा, नहीं मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यह गंदगी फैलाती है। आप याद रखिएगा क्योंकि यह गंदगी आप याद रखिएगा फैलाती है। इसके अलावा और आपको क्या याद रखना है, आपके पृथ्वी पर शैवाल के बाद दूसरी सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव का नाम है कोरल रीफ और तीसरी सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले जीव का नाम है मकड़ी। आप याद रखिएगा। तो यह आप याद रखिएगा पृथ्वी पर, मैं क्या बोल रहा हूं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीव, पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक जीवों में, तो आप याद रखिएगा मकड़ी का तीसरा स्थान है। मकड़ी का तीसरा स्थान है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार मोस्ट रिपीटेड होता है, मैं आपको बताऊं जो बार बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है, वो ये है कि प्रजनन के पश्चात, क्या प्रजनन के पश्चात अपने नर को, आप याद रखिएगा प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को जान से मार देती है, जान से मार देती है। कौन? आप याद रखिएगा इसकी मादा मकड़ी। ये आप पॉइंट्स इसके बारे में अच्छे से तैयार रखिएगा। ये हो गई आपका क्या, मकड़ी, और ये 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। बिल्कुल। और आइएगा अगला, नेक्स्ट अगला लेते हैं और देखिएगा क्या कह रहा है, रेशम का कीड़ा। क्या बात है, देखिए तगड़ा क्वेश्चन होगा यहां से। कह रहा है रेशम का कीड़ा। तो सुनिए, एक लाइन में लिखता हूं, एक लाइन में यहां पर लिखता हूं। क्या कह रहा है कि तू धरती पर चाहे जहां रहे, तू धरती पर चाहे जहां रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। बताइए कौन? तो आप याद रखिएगा रेशम का कीड़ा। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है, अपनी मादा को उसके गंध से
कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। आप याद रखिएगा, दूर से पहचान लेता है, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। दूसरी बात आप याद रखिएगा, यह सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, यह सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, कहां पाला जाता है, यह सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो उत्पादन है वो सेरीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये बात किसकी हो गई, ये देखिए, ये है आपका क्या, रेशम का कीड़ा। चलिए नोट डाउन करिए, चलेंगे आगे की ओर। नोट डाउन करिएगा, चलेंगे आगे की ओर। और ये बात हो गई किसका, ये बात हो गया रेशम के कीड़े का। आइए अगले क्रम पर चलते हैं और नेक्स्ट आपका क्या करा आ गया, अनीता की मधुमक्खियां। एक क्वेश्चन 2011 से लेकर के ऑनलाइन वाले एग्जाम तक, यहां से एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहा है, बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो चैप्टर का क्या नाम है, तो चैप्टर का नाम है अनीता की मधुमक्खियां। अब सुनिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनके छत्ता को किसके नाम से जाना जाता है, तो इनके छत्ता को हम लोग बोलते हैं वी हाइव के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, वी हाइव। दूसरा कहे कि अगर आपसे कहेगा कि फूलों में, अगर आपसे कहे कि फूलों में परागण में सर्वाधिक सहायक कौन होता है, तो आप याद रखिएगा सर्वाधिक सहायक में नाम आता है किसका, आप याद रखिएगा मधुमक्खी का। किसका, मधुमक्खी का। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इससे आपको क्या प्राप्त होता है, तो आप याद रखिएगा शहद प्राप्त होता है। अब आप याद रखिएगा, छत्ते में, मैं एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूं, छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियां, आप याद रखिएगा, मधुमक्खियां पाई जाती हैं। अब कई प्रकार की पाई जाती है, तो जैसे आप याद रखिएगा, रानी मक्खी क्या करती है, रानी मक्खी अंडे देती है। क्या करती है, अंडे देती है। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए सिपाही मक्खी, तो आप याद रखिएगा सिपाही मक्खी, आप याद रखिएगा छत्ते के समीप ये क्या करते हैं, छत्ते के समीप पहरा देते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि भारत में सर्वाधिक शहद उत्पादन, तो आप याद रखिएगा भारत में सर्वाधिक, अगर आपसे बात किया जाए सर्वाधिक शहद उत्पादन की बात किया जाए, तो आप याद रखिएगा वो राज्य का क्या नाम होगा, बिहार। और अगर आपसे समय पूछे तो आप याद रखिएगा कब, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के मध्य। क्यों, क्योंकि ये आप याद रखिएगा अंडा देने का समय होता है। क्या, ये अंडा देने का समय होता है, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। तो ये अनीता की मधुमक्खियां और ये अब मधुमक्खियों। दूसरी बात, कभी न खराब होने वाले भोजन का नाम बताइए, तो आप याद रखिएगा कभी खराब न होने वाला, कभी खराब न होने वाला भोजन, तो आप याद रखिएगा इसके तौर पर रटा होना चाहिए आपका क्या, आप याद रखिएगा ये रटा हुआ होना चाहिए आपको शहद। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। और आइएगा सेशन का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन और देखिएगा आपसे क्या कह रहा है, चींटियां। अगर मैं चींटियों की बात करता हूं तो सबसे पहली बात आप याद रखिएगा कि चींटियां जो होती है ये अपने पीछे, आप याद रखिएगा ये अपने पीछे कुछ ऐसा, ये अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती है, अपने पीछे कुछ ऐसा छोड़ती चली जाती है जिससे
जिससे अन्य चींटियां क्या करती हैं, तो आप याद रखिएगा, जिससे अन्य चींटियां लाइन बनाती हैं। क्या करती हैं? जिससे अन्य चींटियां लाइन बनाती हैं। इसके अलावा आप याद रखिएगा, जो सामान्य तरीके से चींटियां होती हैं, इसके अलावा कुछ चींटियां जो ऑनलाइन में आपसे पूछा था, तो कुछ चींटियां जो होती है वो अपघटक भी होती है। और अपघटक की श्रेणी में कौन सी चींटियां आती है, तो आप याद रखिएगा कि छोटी लाल चींटी जो होती है ये आपके किस में आती है, तो आप याद रखिएगा छोटी लाल चींटी ये आपका आती है अपघटक के अंतर्गत आती है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो ये बात किसकी हो गई? ये बात चींटियों की हो गई। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेंगे आगे की ओर और आइएगा सेशन का अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। दीमक की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करता हूं सबसे बेहतर सेलुलोज, यही आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन और पहली बार पुटअप किया था ऑनलाइन, आप याद रखिएगा 2021 में। और उन्होंने पूछा कि सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाले जीव का नाम बताइए। तो सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाले जीव का जो नाम है वो आप याद रखिएगा। जो सबसे बेहतर सेलुलोज बनाने वाला जीव है उसका क्या नाम है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि उसका नाम है क्या। तो आप जवाब देंगे कि उसका नाम है, आप याद रखिएगा कि उसका नाम है दीमक। इसके अलावा 1 नंबर का और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर दीमक की बात आई है, ये शुद्ध अपघटक में किसको शामिल किया जाता है, तो आप याद रखिएगा शुद्ध अपघटक की श्रेणी में हम शामिल करते हैं दीमक को। और आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये अपना भोजन किसको बनाते हैं, तो आप याद रखिएगा सूखी लकड़ी जो होती है या मृत जो लकड़ी होती है, ये इनका शुद्ध रूप से क्या मानी जाती है, ये इनका शुद्ध रूप से भोजन मानी जाती है। ये एकदम माइंड में आपके बैठा हुआ होना चाहिए। बोलिए क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हुआ, यस। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलेंगे आगे की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और चलेंगे आगे की ओर। बोलिए क्लियर हो गया, तो आइए चलिए। तो ये मतलब यहां पर आपका क्या हो गया, ये बात हो गया दीमक की। अब चलिए मैं सबसे पहले तो मैं एक बार देखना चाहूंगा और चलिए, और आप मैक्सिमम का कमेंट्स भी आ रहा है। चलिए एक बार सारे लोग सबसे पहले, अच्छा ये बताओ, आप लगभग 7,000 के आसपास आपकी संख्या लाइव है। क्या मेरे मेहनत का ये परिणाम है? अगर आपको पसंद ही नहीं आया, केवल 4,000 लोगों ने लाइक किया है, क्या ये मेरे मेहनत का परिणाम है? क्या अगर आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं तो ये बताइए कि इस सेशन को क्यों और आगे क्यों रखा जाए। बस ये चीजें मतलब बहुत मुझे कष्ट देती हैं, दुखद होती है। बहरहाल आइए मैं आपसे बात करता हूं एक और ततैया की अगर मैं आपसे बात करूं तो हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको किसके नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, भौरा बोलते हैं। क्या बोलते हो, तो आप याद रखिएगा इसी को हम लोग भौरा के नाम से जानते हैं। और ततैया के बारे में जब आपसे प्रश्न बनेगा तो आप याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन समूह में रहने वाले जीव का नाम बताइए, तो आप बताओगे कि ततैया या भौरा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही से कोरिलेट हुआ ऑनलाइन 21 वाले में, और उन्होंने क्या पूछा, कहा कि मधुमक्खी के अलावा आपसे प्रश्न करा, मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाले जीव का नाम बताइए। तो मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाले जीव की जब बात आएगी तो आप अच्छे से रटे रहिएगा, उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा ततैया, या आप याद रखिएगा ये क्या होगा, भौरा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए ये आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। बोलिए क्लियर हुआ, चलिए यस और जवाब दीजिए। और हाँ, समूह में रहने वाले जीव के तौर पर आप किसको जानते हैं, हाँ, मधुमक्खी पालन को। चलिए बिल्कुल। तो सबसे पहले 2 शब्द आप जरूर लिखिएगा। और हाँ, मैं आपको बताऊं, आदरणीय मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय वागेश सर को, और वो स्वयं बताएंगे इस क्लास कैसा लगा और
हम आपसे आपका फीडबैक भी लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मैं तो बैठ के पूरी क्लास को देख रहा था। बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास, बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास किया आशीष सर ने आप सबके लिए, और पूरी चंद्रा टीम कैसे प्रयास करी तो आप बताएंगे। मैं तो देखा कि आशीष सर ने बहुत ही अच्छा और सराहनीय प्रयास किया। इसके बाद आरपी सर की क्लास चलेगी। ये समझिए कि शानदार प्रयास, सभी विषय आपको मिल रहे हैं भाई, और क्या चाहिए आपको। सभी के सभी विषय चंद्रा इंस्टीट्यूट दे रहा है। ये कैसा लग रहा है, ये कमेंट करके आप लोग बताइए। और एक बड़ी बात आपको बता दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात, आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पर सीटेट के लिए मेरे भाई, विशेष तौर पे सीटेट के लिए आप सभी को पहली बार चंद्रा इंस्टीट्यूट ने 75% ऑफ किया है। और ये 3 नवंबर तक, 3 नवंबर या प्रथम 500 भाई बहन, ये याद रखिएगा, जो भी पहले हो जाएगा। तो ये सीटेट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो सीटेट प्राइमरी हो गया, चाहे आप प्राइमरी कर लो, सीटेट जूनियर आप कर लो, चाहे सीटेट प्राइमरी प्लस जूनियर कर लो, चाहे तो आप सीटेट साइंस का कर लो। सीटेट साइंस का मतलब साइंस प्लस सीडीपी कंप्लीट रहेगा, सब कुछ रहेगा। सीटेट आप सोशल साइंस कर लो। तो जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं मेरे भाई। ये आपको मिल रहा है 3 नवंबर तक प्रथम 500 भाई बहनों के लिए 75% ऑफ। सीटेट होगा खल्लास जब चंद्रा होगा आपके साथ। यस, ये तो आपको मालूम है, सभी विषयों का अच्छा देने वाला एकमात्र संस्थान है, वो है चंद्रा। ये तो आप लोग जानते हैं, अपने से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। डाउनलोड करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन, और ये मोबाइल नंबर भी भाई आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर लिखना है चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। प्ले स्टोर पर सीधे आप लिखेंगे कीवर्ड चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, मेरा फोटो लगा हुआ आपको एप्लीकेशन दिखेगा, इंस्टॉल कर लेंगे चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। इसके बाद जैसे फेसबुक की आईडी पासवर्ड आप बनाते हो मेरे भाई, वैसे आईडी पासवर्ड सिंपल सा आप बना लेना। टीचिंग वाले में जाओगे आपको सीटेट मिलेगा, और आपको न के बराबर शुल्क में आपको पीडीएफ मिल जा रहा है, प्रैक्टिसेस मिल जा रही हैं। अच्छा, एक हम लोगों ने प्लानिंग हो सकता हो, मैं आपको बहुत अच्छी सूचना है, वो मैं आपको सूचना दूंगा। बहुत अच्छी सूचना का मतलब हम लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं टेस्ट कराने का। आप लोग जहां जिस जिले में हैं, तो टेस्ट उसी जिले में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, तमिलनाडु में हैं, आप मुंबई में हैं, कहीं भी आप हैं, आप जाके जैसे टेट का एग्जाम देते हैं ऑनलाइन, सेम उसी पैटर्न पर, उसी तरह से आपको एग्जाम से पहले हम एग्जाम कराएं, एकदम सेम जैसे जहां आप देते हैं एग्जाम, जैसे प्रयागराज में जहां जहां सेंटर्स पड़ते हैं, उसी तरह के जो है सेम पैटर्न पे, सेम जैसे एग्जाम आप देते हैं, ऐसी हमारी सोच है। अब वो आप लोग बताइए। यस, कमेंट तो आपके शानदार आ रहे हैं। तो मेरे भाई ये नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 9800980026। ठीक है, अब तुरंत आरपी सर लाइव होने जा रहे हैं मेरे साथियों, क्लास स्टार्ट होने जा रहा है अब। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। कहां का न्यू बैच चाहिए, 1 नवंबर से प्रारंभ कर रहा है, वो भी सभी के सभी बेस्ट चाहिए आपको, तो चंद्रा इंस्टीट्यूट आपके सामने बेस्ट विकल्प है। प्रथम 500 भाई बहनों के लिए विशेष छूट, अभी डाउनलोड करें चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन। थैंक यू।